फ़कत अश्कों के धागों से तो आरिफ, जो ज़ख्म दिल हैं वो सिलते नहीं हैं। जलाना पड़ता है अपने लहू को, उजाले भीख में मिलते नहीं हैं। तो साथ ही में जो भी बढ़ती रस्में हैं शादी ब्याह में और जो दहेज की प्रथा जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जहेज़ ने पूरे समाज को तबाह कर रखा है। कहीं पर जहेज इकट्ठा करने के लिए गरीब माँ बाप नाजायज़ तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं पर जहेज न होने की वजह से अच्छी अच्छी शरीफ खानदानी लड़कियां अपने घरों में कुंवारी बैठी हैं। क्या कहेंगे आप, अच्छी दोस्ती क्या है और उस पर कुछ शेयर? देखिए, अच्छी दोस्ती मेरे नज़दीक वो है कि वक्त के ताज में हीरे से जड़ा होता है, कदर कीमत में वही सबसे बड़ा होता है। छोड़ जाती है जब इंसान को उसकी हिम्मत, दोस्त उस वक्त में भी साथ खड़ा होता है। घर बार तुम्हारी ही रियासत है बुजुर्गों, राजा ही बने रहना भले राज न करना। घर बार तुम्हारी ही रियासत है बुजुर्गों, राजा ही बने रहना भले राज न करना। जीते जी नहीं बांटना सब माल तुम इनमें, खुद को कभी औलाद का मोहताज न करना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। और कोई नहीं, आरिफ सैफी जी, जो एक वायरल पोइट भी हैं, उर्दू शायरी बोलते हैं और लोग उन्हें बहुत ही पहचानते हैं, मानते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है और बात करते हैं उनसे, कुछ गुफ्तगू करते हैं शायरी के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगी, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो शायरी का सफ़र है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोई ऐसा किस्सा था जिससे आपने शायरी में शुरुआत की, या फिर आपका बचपन से शौक था? दरअसल कुछ ऐसा होता है जब किसी इंसान के साथ कुछ ऐसे हादसे पेश आते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो या दोस्ती में हो या मोहब्बत में हो, तो शायरी एक ऐसा ज़रिया है जिससे अपनी बात बहुत आसानी से वो लोगों तक पहुंचा सकता है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा ज़रिया अपने दिल की बात कहने का नहीं है, तो मैं इसी तरफ राग़िब होता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस मैदान में अल्लाह के करम से आज आपके सामने मौजूद हूँ मैं जी, शायरी के हवाले से जी। तो आरिफ जी, आज आप अपने मुशायरों के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है वो मशहूर हैं, तो आपको कैसा फील होता है? फ़कत अश्कों के धागों से तो आरिफ, जो ज़ख्म दिल हैं वो सिलते नहीं हैं। जलाना पड़ता है अपने लहू को, उजाले भीख में मिलते नहीं हैं। तो देखिए, मैं तो एक बहुत मामूली से शायर हूँ और अपने आप को बहुत मामूली समझता भी हूँ। ये तो मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। और देखिए, किसी भी मकाम, किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक मेहनत, एक जुनून और एक नेक नीयत। अगर ये तीनों चीज़ें किसी इंसान के अंदर हैं तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दिल तक तो नहीं पहुँचे हैं, आहों में बसे हैं, मंजिल के मुसाफिर सभी राहों में बसे हैं। सुरमे की तरह पीसा है हालात ने हमको, तब जाके ज़माने की निगाहों में बसे हैं। इसी के साथ जैसे हमने आपकी बहुत सारी शायरी सुनी है, आस्तीन के सांपों पर आपने बहुत सारी शायरियाँ की है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्यों ये शायरियाँ आस्तीन के सांपों पर क्यों बहुत ज़्यादा आपने की? देखिए, सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसके डंक में होता है जी। मगर इंसान का जहर उसकी ज़बान में और उसके अल्फाजों में होता है। तो सांप और बिच्छू अपनी जान का खतरा देखकर ही किसी इंसान को काटते हैं, लेकिन इंसान बिना किसी वजह के, सिर्फ जलन और हसद की बिना पर दूसरे इंसानों को डस लेता है। तो आस्तीनों के सांपों पर जो मैंने अशार कहे हैं, दरअसल वो मेरी ज़िंदगी के मुशाहिदे हैं। मेरे कुछ दोस्त अहबाबों की बड़ी ख़ास मेहरबानियाँ रही हैं मुझ पर, जिसकी वजह से ये अशार वजूद में आ सके। मैं कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि तुम क्या जानो कैसी है दिल की हालत, कैसे कैसे जहर रगों में बहते हैं, है मेरे किरदार में चंदन की खुशबू, मुझसे आकर सांप लिपटते रहते हैं। अपनों ने ऐसे सेकी सियासत की रोटियां, आरिफ मेरे जिगर को ही तंदूर कर दिया। गुमनाम कोई एक सपेरा था मैं कभी, डस डस के मुझको सांपों ने मशहूर कर दिया। और एक शेर यह है कि डसने का अंदाज है कैसा, कौन है कितना जहरीला, सारी मालूमात ही अपने जहन में ये भर रखी है, हमसे बेहतर कोई नहीं है वाकिफ इनकी फितरत से, हमने तो सांपों पर आरिफ PhD कर रखी है। जी बिल्कुल। और इसके साथ में अगर आपसे अच्छी दोस्ती के बारे में जानूं तो क्या कहेंगे आप, अच्छी दोस्ती क्या है और उस पर कुछ शेयर? देखिए, अच्छी दोस्ती मेरे नज़दीक वो है कि जिसमें एहतराम, खुलूस और मोहब्बत बराबर मिकदार में शामिल हो, जिसमें माली हैसियत का कोई दखल ना हो। मेरे नज़दीक वो अच्छी दोस्ती है कि वक्त के ताज में हीरे से जड़ा होता है, कदर कीमत में वही सबसे बड़ा होता है। छोड़ जाती है जब इंसान को उसकी हिम्मत, दोस्त उस वक्त में भी साथ खड़ा होता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं दोस्ती के हवाले से एक दूसरे मौजूद से बात करते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है एक मदद के लिए कि भाई मेरी माली हालत बहुत ख़राब है, मैं बहुत परेशान हूँ,
तो मेरी कुछ मदद चाहिए मुझे, तो वो दोस्त उसकी जो भी 10,000 5,000 जो भी मदद के लिए आता है वो निकाल के उसे दे देता है। वो दोस्त बड़ा खुश होकर जाता है कि मेरे दोस्त ने मेरे ऐसे वक्त में ऐसे बुरे हालात में मेरे काम आया। और जिसने मदद की है वो भी बहुत खुश होता है कि मैं अपने दोस्त के काम आ सका। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है गलत है? अब आप मेरा नजरिया देखिए, इसमें मैं दूसरा पहलू तलाश कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर आप दोस्ती की बात करती हैं तो वो ये है कि दुआओं में तेरी जो कुछ बात होगी, अब आप देखिए यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दुआओं में तेरी जो कुछ बात होगी बिना बादलों के भी बरसात होगी। दुआओं में तेरी जो कुछ बात होगी बिना बादलों के भी बरसात होगी। मदद मांगने पर मिली दोस्तों से तो मेरी नजर में वो खैरात होगी। भाई अगर आपके दोस्त है और आपकी दोस्ती है तो आपके दोस्त को आपकी हर परिस्थिति पे, हर हालात पे नजर होनी चाहिए। वो नौबत ही क्यों आए कि वो आपके आगे हाथ फैलाए। बिल्कुल। तो दोस्ती में इसे असल दोस्ती ये होती है। बाकी तो सब साथी हैं टाइम पास करने के लिए, जो हमारे हर सिचुएशन में हमारा साथ दे, वही दोस्त। भाई आपके चेहरे के पीछे, मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे दर्द को जो महसूस कर सके वो दोस्त है। बिल्कुल। तो दोस्ती के हवाले से मैं कि घर जमी देखो तो उसकी फसल भी देखा करो, घर जमी देखो तो उसकी फसल भी देखा करो, नकल ही काफी नहीं है असल भी देखा करो, और शक्ल ही देखोगे तो खा जाओगे आरी फरेब, दोस्ती करने से पहले नस्ल भी देखा करो। और एक दोस्ती के हवाले से एक शेर है कि बेसबबी अपील मत करना, बहते दरिया को झील मत करना। बेसबबी अपील मत करना, बहते दरिया को झील मत करना, खुद अगर चाहिए तुम्हें इज्जत दोस्तों को जलील मत करना। और अगर दोस्ती के हवाले से एक दूसरे पहलू से आप नजर डालेंगे तो अपने ही किरदार की कीमत आप घटा लेते हैं हम, कम ज़रफ़ों को कम नस्लों को साथ लगा लेते हैं हम, भरना पड़ता है फिर अपनी इज्जत से ही हर जाना, दो कौड़ी के लोगों को जब दोस्त बना लेते हैं हम। लेकिन आज के समय में ऐसी दोस्ती ही है। हाँ बस यही हाल है ना। तो साथ ही में जो भी बढ़ती रस्में हैं शादी ब्याह में और जो दहेज की प्रथा जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरिफ सड़ी गली हुई रस्में जहेज ने सारे मुआशरे को ही बीमार कर दिया। फिर क्यों जिना की सिमत ना आएंगी लड़कियां, हमने निकाह करना जो दुश्वार कर दिया। देखिए निकाह, ये जहेज ने पूरे समाज को तबाह कर रखा है। कहीं पर जहेज इकट्ठा करने के लिए गरीब माँ बाप नाजायज तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं पर जहेज न होने की वजह से अच्छी अच्छी शरीफ खानदानी लड़कियां अपने घरों में कुंवारी बैठी हैं, तो कहीं पर जहेज कम मिलने की वजह से बेटियों पर जुल्म जाती हो रही है। और ऊपर से ये शादियों में मेहंदी हल्दी और न जाने कौन कौन सी रस्में बनाकर निकाह को दुश्वार कर दिया गया है। अच्छा, जहेज के हवाले से मेरी एक नज्म है, अगर आप कहें तो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। इब्ने आदम ने लगाए सुर व दीपक राग में, जल रही हैं बेटियां हव्वा की जिसकी आग में। काम खुरेजी है इसका नाम है इसका जहेज, खंजर व तलवार से होती है इसकी धार तेज। इससे खतरा है गरीब इंसान के जिस्मो जान को, कत्ल कर देता है ये कमजोर के अरमान को। हाथ पीले हो ना पाए जर्द चूड़ी हो गई, बाप के घर में ही कुछ बच्ची तो बूढ़ी हो गई। अच्छी सूरत वालियों के भी मुकद्दर लुट गए, एक गरीबी की वजह से लाखों रिश्ते छुट गए। हर मुसीबत उस पर अब ससुराल में आने लगी, माल कम लेकर जो आई मार वो खाने लगी। दर्द शौहर के रवैये ने भी दिल में भर दिया, सास के तानों ने भी छलनी कलेजा कर दिया। इस कदर ससुराल में मुश्किल वो रहनी हो गई, फूल की जो शाख थी कांटों की टहनी हो गई। दिल का टुकड़ा बाप ने जिसके हवाले कर दिया, दिल के टुकड़े को उसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। गल चुका पन्ना किताबें जिंदगी से फाड़ दो, माल जो शादी में मांगे उसको जिंदा गाड़ दो। बिल्कुल सही बात। और आपकी शायरी, मैं कहती हूँ इसीलिए मुझे लगता है लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छू जाने वाली शायरी। इसी के साथ जैसे हमने दरअसल मेरा हमेशा से ये रहा है कि शायरी वाह वाह करने का नाम नहीं, मैं एक मैसेज पहचानना चाहता हूँ, समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी शायरी के जरिए, कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल। और मैसेज पहुंचाने का हर किसी का कोई तरीका होता है, और आपने शायरी चुना और वो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि माँ पे बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी शायरियाँ की जाती हैं, लेकिन हमने देखा है कि आपने बाप पे बहुत ज्यादा शायरी की है और आपने किताब भी लिखी है बाप पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। देखिए, माँ पर अशार वो बाप पर अशार कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं माँ की अहमियत को कम समझता हूँ। दरअसल मैंने इतने माँ पर शेर सुने हैं कि जबकि बाप की कुर्बानियाँ भी कम नहीं होती, तो मैंने इसलिए बाप पर अशार ज़्यादा कहे। और इसकी एक वजह और भी है कि मैं अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता था। मैं बाप के हवाले से आप
कुछ शेर पहुंचाता हूँ कि बहुत बेहतर समझता है जो मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है बच्चों पर हर एक लम्हा जवानी का। बहुत बेहतर समझता है जो मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है बच्चों पर हर एक लम्हा जवानी का। बुलाया जा नहीं सकता कभी किरदार माँ का भी, मगर हीरो तो असली बाप होता है कहानी का। और ये गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है। देखिए आप भी महसूस करेंगी जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ना, आप खुद महसूस करेंगी कि वाकई ये मैंने जो शेर कहे दिल से की आवाज़ है कि गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है। गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है, और उस बच्चे पर गम की धूप नहीं पड़ती जिसके सर पर बाप का साया होता है। मौत भी आती नहीं है भाव खाने लग गई, जिंदगानी तू भी तो आंखें दिखाने लग गई। मौत भी आती नहीं है भाव खाने लग गई, जिंदगानी तू भी तो आंखें दिखाने लग गई। तब कहीं बच्चों को जाकर एक ठिकाना मिल सका, बाप की सारी जवानी जब ठिकाने लग गई। बिल्कुल सही बात है। और एक बाप के हवाले से आखिरी शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं कि हो सका कुछ न ईंटों की तादाद से, जब अलग हो गई अपनी बुनियाद से। जब बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं ना, तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। बिल्कुल। तो हो सका कुछ न ईंटों की तादाद से, जब अलग हो गई अपनी बुनियाद से। बाप से अपने जिसको मोहब्बत नहीं, मुझको नफरत है हर ऐसी औलाद से। बिल्कुल सही बात है ये तो, जो माँ बाप को, और आज के समय में जैसे हम ज़्यादा तो चलो इस पे नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत जो आपने भी शायरी कही ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल भी, क्योंकि अभी माँ बाप के साथ बच्चे रहना ही नहीं चाहते, है इस चीज़ की, रहना ही नहीं चाहते। और ये बहुत ही सही बोला आपने, ज़रूरत है लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हिंदू मुसलमान भाईचारे पे आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी के जो हालात है उस पर क्या कहना है आपका? जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो हमारे मुल्क की पहचान है, और मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में रहता हूँ। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोगों को इज़्ज़त दी जाती है, प्यार दिया जाता है। और रही बात आज के मौजूदा हालात की, तो ये कुछ सियासी लोग हैं जो नफ़रतों को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि मोहब्बत और नफ़रत की जंग में हमेशा मोहब्बत की ही जीत होती है। ये नई नस्ल के नौजवानों को समझना चाहिए कि राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम का जो ये मामले आजकल सोशल मीडिया हम खोलते हैं तो बस ये तमाशे हैं सारे, तो ये राजनीति है, ये हकीकत है, इनको समझना चाहिए। मेरा एक शेर है कि न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। सियासत कर रहे हैं जो फ़कत मजहब की आरिफ, अपाहिज करके छोड़ेंगे वो हिंदुस्तान को एक दिन। और इसी हवाले से एक शेर हो, देखिए मुल्ला सूफी भी हैं, हम में साधु हैं, सन्यासी हैं, जमजम को पीने वाले हैं, गंगा तट के वासी हैं। मुल्ला सूफी भी हैं, हम में साधु हैं, सन्यासी हैं, जमजम को पीने वाले हैं, गंगा तट के वासी हैं। जो भी हमको बांट रहे हैं वो बस इतना याद रखें, हम मजहब से कुछ भी हों पर पहले भारतवासी हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हमने ये भी सुना है कि आप बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत मासूम एक नन्ही परी है मेरे आंगन में, गरीबी का जो गैरत से ताल्लुक जोड़े रखती है। मेरी गुर्बत की इज्जत रखने को अक्सर मेरी बेटी दुपट्टे का फटा हिस्सा छिपा कर ओढ़े रखती है। देखिए बेटियों से मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं क्या दुनिया का हर हसास इंसान बेटियों से मोहब्बत करता है, क्योंकि बेटियाँ हर घर के आंगन की जीनत होती हैं, रौनक होती हैं। बेटी हर घर के आंगन की रौनक होती हैं। तो जिनके पास बेटियाँ नहीं हैं उनसे पूछिए। अच्छा ये भैया मैंने जीनत बोला, इसको जरा दोबारा रिपीट करता हूँ प्लीज़ है, एक बार नहीं तो जीनत और रौनक कट लग जाएगा। ठीक है मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बहुत मासूम एक नन्ही परी है मेरे आंगन में, गरीबी का जो गैरत से ताल्लुक जोड़े रखती है। मेरी गुर्बत की इज्जत रखने को अक्सर मेरी बेटी दुपट्टे का फटा हिस्सा छिपा कर ओढ़े रखती है। देखिए मैं क्या दुनिया का हर हसास इंसान बेटियों से मोहब्बत करता है, क्योंकि बेटियां हर आंगन की रौनक होती हैं। और जिन घरों में बेटियां नहीं हैं, मैं उन घरों, आप वहाँ जाके पूछिए कि उनके घर कैसे वीरान नज़र आते हैं। तो बेटियों से घरों में रौनक होती है। मैं बेटी के हवाले से मैंने एक नज़्म कही थी और बहुत वायरल हुई, बहुत मशहूर हुई, मैं वो नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ, शायद आपको भी बहुत पसंद आए हो क्योंकि आप भी बेटी हैं। तो मैं वो नज़्म बताता हूँ कि ख़ानदानों का ये मेयार हुआ करती हैं,
बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। खानदानों का ये मेयार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। ये गीली मिट्टी सी हैं, ये कुछ भी बना लो इनको, जो भी अच्छा लगे उस सांचे में डालो इनको। कल तुम्हें फक्र हो किरदार पर इनके खुद भी, आज उस तर्ज से उस ढंग से पालो इनको। ये तवज्जो की तलबगार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। जिनको मिल जाए वो इनाम में मुकद्दर समझे, ये नगीने हैं इन्हें कोई ना पत्थर समझे। उससे कम अक्ल ज़माने में कोई और नहीं, बेटियों को जो सदा बेटों से कमतर समझे। ये बराबर की हकदार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। शेर देखिएगा बंद कि बद निगाहों से ज़माने की बचाना इनको, शर्म क्या चीज़ है अच्छे से बताना इनको। रोज़ सीता के या मरियम के सुनाना किस्से, खादिमा फातिमा जहरा की बनाना इनको। जो बना दो वही किरदार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। रज़िया सुल्तान से तेवर भी दिखा सकती हैं, रज़िया सुल्तान से तेवर भी दिखा सकती हैं, रज़िया सुल्तान से तेवर भी दिखा सकती हैं। लक्ष्मी बाई के भी रूप में आ सकती हैं। यूँ तो होती हैं ये फूलों से भी नाजुक, लेकिन वक्त पड़ जाए तो तलवार उठा सकती हैं। यानी दुर्गा का ये अवतार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं। मुंह को आता है कलेजा कभी दम घुटता है, जिस घड़ी बाप का घर बेटियों से छुटता है। ये सजा देती हैं ससुराल का गुलशन आरिफ, इनके आ जाने से ही मैं कभी खिल उठता है। हाँ यही रौनक के घर बार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार हुआ करती हैं, बेटियां बाप की दस्तार। बहुत ही शानदार। मुझे लगता है ये दिल से निकली हुई शायरी लाखों से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और तभी ये शायरी वायरल भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेट किया, और ये दिल से निकली हुई और दिल तक पहुंची हुई शायरी। और इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप सैफी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकी बिरादरियों के लिए आपका क्या राय है? देखिए मैं बिल्कुल सैफी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर ये बात भी सच है कि मैं बिरादरीवाद में ज़रा कम ही यकीन रखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तमाम कलमा को आपस में भाई हैं, और अच्छे बुरे लोग हर बिरादरी में पाए जाते हैं। किसी भी बिरादरी को मुकम्मल तौर से अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। तो मेरे एक शेर मैंने कहा था कि अंसारी है, सैफ़ी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है हम लोग। अंसारी है, सैफ़ी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है हम लोग। जो कुछ है बिरादर से वो है बाद में आरिफ, ये याद रहे पहले मुसलमान है हम लोग। तो इसी के साथ अच्छे इंसान होने की अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक डेफिनेशन या एक परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखिए अच्छा इंसान होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका लहजा इतना नर्म होना चाहिए। आप किसी से अगर बात करें 5 मिनट भी 2 मिनट भी आप किसी से गुफ्तगू करें तो आपके बातें, आपका लहजा उसकी दिल में उतर जाए। नर्म लहजा होना चाहिए। अभी हालात कैसे हैं, हम लोग, अभी मैं कैब बुक कर रहा था तो मुझे बताया कैब वाले ने कि भाई अब तो लोग जो है, वो कैब वाला मुसलमान ही था, उसने बताया कि अब तो मुझे वो नंबर देख के लोग कैंसिल कर देते हैं कैब भी। अच्छा। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हमें, हालात सियासत ने पैदा किए हैं सारे, जो भी हालात पैदा किए हैं सब जानते हैं, मगर नौजवानों को इनसे बचना है। बच के हमें ये देखना है कि हमारा सगा कौन है। हमें आपस में अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, हमें एक दूसरे के साथ में ऐसा रवैया रखना है, भले वो किसी मज़हब का हो, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई हकीकत क्या है। अगर हम उनकी राजनीति के शिकार हो गए तो हम अपने आप को ख़राब कर लेंगे, अपने मुल्क को ख़राब कर लेंगे। हमें अपने मुल्क को बचाना है और आपसी भाईचारे को बचाना है। तो हमें अपना लहजा इतना नर्म और इतनी प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि लोग हमसे जुड़े, एक दूसरे से आपस में जुड़े वापस, जैसे पहले हमारा हिंदुस्तान था वैसे ही। और ये प्यार मोहब्बत तो मेरे ख्याल से बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये खत्म होगी तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा भाई। हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, आपसी भाईचारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मजहब के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान की असल खूबसूरती है। अब यही नहीं रहेगी तो फिर क्या बचेगा। हमने जैसे कि सुना है और हमने मतलब बहुत सारे आपके उससे पता भी चला है कि आपको फिशिंग करना बहुत पसंद है। बस यही एक शौक़ है जो अभी तक मेरी जान को लगा हुआ है और शायद ये ज़िंदगी पर लगा भी रहेगा। अच्छा, इस शौक़ की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इंसान की तबीयत में सब्र पैदा हो जाता है। पानी में कांटा डाले रहो और अल्लाह से उम्मीद लगाए रखो। तो इसमें एक शेर मैंने कहा था, बहुत वायरल भी हुआ वो, कि जीतने में है और न हार में है, उसकी नफ़रत में और न प्यार में है। जीतने में है और न हार में है, उसकी नफ़रत में और न प्यार में है। इश्क में भी ना आएगा हरगिज़ जो मज़ा मछली के शिकार में है। आपने इश्क की बात की तो इससे मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगी कि आपने भी कभी मोहब्बत की है? देखिए, दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान ऐसा है कि जिसने जो आप कहना चाह रही हैं वो वाली मोहब्बत ना करी हो। मैंने भी की है, मगर मैंने जिससे मोहब्बत की है वो
मेरे 4 बच्चों की शक्ल में मेरे घर में मौजूद है, यानी मेरी माशूका और मेरी बीवी एक ही है। तो आजकल के जो नौजवान हैं, जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं, खास करके जो जेनजी हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? तेज कर रफ्तार को अपनी जरा, तू अभी तक भी अगर पीछे ही है। तेज कर रफ्तार को अपनी जरा, तू अभी तक भी अगर पीछे ही है। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो मगर रास्ता तो पांव के नीचे ही है। मैं नौजवानों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आने वाला दौर बहुत मुश्किल दौर है और हमें बहुत संभल के चलना है। और नौजवान अपनी वक्त को, अपनी जवानी को सबसे पहले अल्लाह की रज़ा में लगाए, रज़ा के लिए लगाए, फिर मुल्क की तरक्की के लिए, फिर इल्म हासिल करने के लिए, फिर बिजनेस के नए नए तरीके सीखने में लगाएं। क्योंकि अपना वक्त बिल्कुल भी ख़राब ना करें। हर मिनट हर सेकंड की कीमत समझें। अब जो नौजवान मेहनत करते हैं, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और वो बीच में जाके थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा जी, शायद उनको कुछ हौसला मिले। बहुत मुश्किलें ज़िंदगी में है पर वो हिम्मत से तेरी ज़्यादा नहीं। बहुत मुश्किलें ज़िंदगी में है पर वो हिम्मत से तेरी ज़्यादा नहीं। अगर कामयाबी नहीं मिल रही तरीका बदल, तू इरादा नहीं। जी बिल्कुल। इसी के साथ ना मैं एक सवाल और इसमें ऐड ऑन करूंगी कि बहुत सारे जो अभी नौजवान है ना, वो अभी के टाइम में डिप्रेशन या इन चीज़ों में परेशान है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? मतलब छोटी छोटी बात को लेके वो परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो इसके बारे में परेशानी की, देखिए परेशानी की वजह क्या है, हम लोग ऊपर देखते हैं। जो नौजवान है आजकल क्या हो गया, उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास, वो इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन में रहते हैं। बिल्कुल। उसने मकान बना लिया, 5 फ्लोर का बिल्डिंग बना ली, मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ें उनको कमज़ोर बनाती है। बल्कि उनको ये कहना चाहिए, ये सोच, उनकी सोच अपनी ऐसी रखनी चाहिए कि हमें मेहनत करनी है और हमें भी ये मकाम हासिल करना है। जितनी टेंशन वो दूसरों को देख के लगाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, इतनी टेंशन अपने काम करने में, कारोबार में लगाएं तो शायद उससे आगे निकल जाए। तो मैं यही हमेशा नौजवानों को यही कहता हूँ कि एक तो अगर आप अभी जॉइंट फैमिली से हैं, आप कुछ कारोबार नहीं है आपके पास में, तो आप अपने ख्वाब बड़े ना कि आपको मोबाइल चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको नहीं, आप पहले कारोबार की तरफ फोकस कीजिए, अपना एक प्लेटफार्म तैयार कीजिए, किसी काबिल बन जाइए। किसी काबिल बनने के बाद फिर आप शौक पूरे कीजिए अपने, और दूसरों की तरफ देखने नहीं है हमें। तो अगर देखना है तो हमें ये सीखना है कि ये यहाँ तक पहुंचा है तो मैं भी इससे आगे जाऊंगा, वो सोच के आपको कारोबार करना है। उसे देख के डिप्रेशन में नहीं आना। आपको होता क्या है, हम दूसरे को देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो नहीं आना। हमें मेहनत करनी है और उससे ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल करना है, ये सोचना है हमारा। बिल्कुल। तो अब सिर्फ मेरा मकसद नौजवानों से यही है कहना कि भाई दूसरों को देख के परेशान ना हो, खुद को देख के परेशान हो के अपनी मेहनत पर ध्यान दें और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप। जी। जैसे अभी नौजवानों की बात हो रही है तो हमने डिप्रेशन की भी बात की, तो बहुत सारे बच्चे अभी जो यंग हैं वो ब्रेकअप या इन सब चीज़ों में आके ना माँ बाप से दूर हो रहे हैं, अपने परिवार वालों से, अपने नज़दीकी लोगों से दूर हो रहे हैं। अब माँ बाप और नज़दीकी लोग तो साथ साथ में खुद से भी दूर होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप? नहीं, मैं तो देखिए ऐसे नौजवानों को बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि जो किसी ब्रेकअप हो गया, किसी बेवफा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। जी। अरे ज़िंदगी तो भाई आपके माँ बाप हैं, आपके हज़ारों चाहने वाले हैं, आपके घर परिवार में, आपके यार दोस्तों में बहुत से लोग हैं। उन लोगों की तरफ देखो ना आप। एक बेवफा के लिए ज़िंदगी क्यों ख़राब? बहुत से लोग मैंने देखा है, मैं खुद देखता हूँ, देवदास बन जाते हैं या पंखों पे लटक जाते हैं। तो मेरा तो मैं एक दो चार शेर में पहुँचाता हूँ आप पे, शायद उन नौजवानों को हौसला मिले कि क्या करें बीच कहानी में ही मर जाते हैं, आधे आशिक तो जवानी में ही मर जाते हैं। क्या करें बीच कहानी में ही मर जाते हैं, आधे आशिक तो जवानी में ही मर जाते हैं। और हमको समझाओ नहीं साथ निभाने के उसूल, हम वो प्यासे हैं जो पानी में ही मर जाते हैं। अब मेरा शेर देखिए, नौजवानों को मैं इस शेर नौजवानों तक की नज़र कर रहा हूँ जी, और वो आगे जिसकी भी नज़र करना चाहें वो कर सकते हैं। गम की गर्दन दबा रहा हूँ मैं, देख ले मुस्कुरा रहा हूँ मैं। ये उन बेवफाओं के लिए नौजवान नज़र कर सकते हैं। गम की गर्दन दबा रहा हूँ मैं, देख ले मुस्कुरा रहा हूँ मैं। तूने छोड़ा था ना मुझे परसों, तेरा तीजा मना रहा हूँ मैं। कह दे बस शेर, ये शेर मेरे संभाल के रख लीजिए, फिर डिप्रेशन में आने की जरूरत ही नहीं है। तेरी जुदाई के पत्थर को रख के सीने पर हम अपनी आंखों के आंसू तमाम पी लेंगे। तेरी जुदाई के पत्थर को रख के सीने पर हम अपनी आंखों के आंसू तमाम पी लेंगे। तो जिंदगी की तरह बेवफा है तो सुन ले, तेरे बगैर भी जीना पड़ा तो जी लेंगे। और एक दो शेर में देना चाहता हूँ कि घुटन बढ़ जाएगी कुछ और भी फिर तेरे सीने में, कभी गर बेवफाई की हवा लग जाएगी तुझको। घुटन बढ़ जाएगी कुछ और भी फिर तेरे सीने में,
कभी गर बेवफाई की हवा लग जाएगी तुझको, अकेला छोड़कर मुझको न फिर आबाद तू होगी, मेरी तन्हाइयों की बद्दुआ लग जाएगी तुझको। एक शेर और मैं बताता हूँ। जानता हूं कि बेमुरव्वत है, क्या करूं पर मेरी जरूरत है। जानता हूं कि बेमुरव्वत है, क्या करूं पर मेरी जरूरत है। तू मुझे जिंदगी सी लगती है और मुझे जिंदगी से नफरत है। ये तो आपने उन नौजवानों के लिए शेर दे दिए कि आप टेंशन मत लीजिए, हाँ, परेशान मत हो, ये शेर बस। उनके आगे बोल दो, है ना। हाँ। तो आपने मुखबिरों के हवाले में भी बहुत सारे शेर किए हैं और आपकी किताब भी है मुखबिर पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने महसूस किया कि मुखबिर नाम की दीमक हमारी कौम की जड़ों को रात दिन चाटे जा रही है। और फिर जितने मामले मेरी नज़र से गुजरते रहे उतने शेर में कहता रहा। इंतहा यह हुई कि एक पूरी किताब वजूद में आ गई। तो मैं मुखबिर के हवाले से एक शेर आप तक पहुँचाता हूँ। वैसे तो पूरी किताब है, मगर मैं एक शेर आप तक पहुँचा देता हूँ कि हर तरफ फैला हुआ है झूठ का आतंकवाद, जिसने सच बोला ज़रा भी वही मारा जाएगा। हर तरफ फैला हुआ है झूठ का आतंकवाद, जिसने सच बोला ज़रा भी वही मारा जाएगा। तुमको शायद ये नहीं मालूम है, एक मुखबिरो, ताज पहनाकर तुम्हारा सर उतारा जाएगा। इसी के साथ आप हमारी बहनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई शायरी उनके लिए या कोई मैसेज? देखिए, बहनें तो अल्लाह की रहमत होती हैं और खुशनसीब है वो भाई जिनके पास बहनें होती हैं। मैं समझता हूँ कि माँ बाप के बाद भाई के हक में दिल से दुआ करने वाली बहनें होती हैं। और बहनों के प्यार में कोई लालच या कोई मुफाद छुपा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ मोहब्बत करती हैं बस भाइयों से। तो मैं बहनों के हवाले से एक शेर मैंने कहा था कि ये खुश मिजाज भी अक्सर उदास रहते हैं, निगाह सूनी तो मंजर उदास रहते हैं। ये खुश मिजाज भी अक्सर उदास रहते हैं, निगाह सूनी तो मंजर उदास रहते हैं। घरों में बहनों के जब तक कदम नहीं पड़ते, तमाम भाइयों के घर उदास रहते हैं। बिल्कुल। और जो कुछ बेटियां हैं उनकी परवरिश के लिए आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, खास करके आजकल के समय में? बेटियों को तो अब इस तरह से पाला जाए जिस तरह कांच के बर्तन को संभाला जाए। बेटियों को तो अब इस तरह से पाला जाए जिस तरह कांच के बर्तन को संभाला जाए। घात में बैठे हों जिसकी ये जमाने वाले, ऐसे सिक्के को हवा में न उछाला जाए। देखिए, बेटियों की परवरिश के बारे में माँ बाप से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बेटियों की परवरिश इस तरह करनी चाहिए जैसे किसान अपनी फसल की देखभाल करता है, कहीं इसमें कुछ कमी न रह जाए, कहीं इसमें कीड़ा न लग जाए। जैसे एक हसास इंसान, खुददार इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, जैसे हम अपनी कीमती सामान की हिफाजत करते हैं, तो बेटियों की इस तरह से हमें परवरिश करनी चाहिए। बेटियों के ताल्लुक से एक शेर और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो आपने जैसे अभी ब्रेकअप पे हमें शेयर सुनाए और आपने डिप्रेशन से निकलने के लिए लोगों को तो ब्रेकअप के शेयर तो सुनानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस नाराज ना हो, इसलिए आप कुछ मोहब्बत पे भी शेयर सुना दीजिए। शिकवे शिकायतों से किनारा किए हुए, बैठा हूँ बेबसी में लबों को सिए हुए। शिकवे शिकायतों से किनारा किए हुए, बैठा हूँ बेबसी में लबों को सिए हुए। वो लोग कहने आए थे हंसते रहा करो, आंसू हैं मेरी आंख में जिनके दिए हुए। एक शेर और मैं मोहब्बत के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ कि उसे फुर्सत नहीं मिलती कहीं भी और जाने की, वो अपने घर में कुछ ऐसे थकन से चूर आता है। उसे फुर्सत नहीं मिलती कहीं भी और जाने की, वो अपने घर में कुछ ऐसे थकन से चूर आता है। कनीज़ों को भी चाहत होती है बस शाहजादे की, किसी लड़की के ख्वाबों में कहाँ मजदूर आता है। भूल जब हो ही गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइन दे दिया। भूल जब हो ही गई हमसे तो फिर जो भी बनता था वो फाइन दे दिया। टैक्स था इनकम से ज़्यादा इसलिए इश्क को हमने रिज़ाइन दे दिया। दिल की रग रग को तोड़ना है मुझे, खून सारा निचोड़ना है मुझे। दिल की रग रग को तोड़ना है मुझे, खून सारा निचोड़ना है मुझे। काश एक बार फिर वो मिल जाए, उसको दोबारा छोड़ना है मुझे। गुले उम्मीद हर एक जर्द है अब, फिजाए दिल बहुत ही सर्द है अब। गुले उम्मीद हर एक जर्द है अब, फिजाए दिल बहुत ही सर्द है अब। करी है वक्त ने वो अदला बदली, जहां तुम थे वहां पर दर्द है अब। झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को, पर न जाने क्यों इन्हें नम नहीं देखा जाता। झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को, पर न जाने क्यों इन्हें नम नहीं देखा जाता। देख लेता हूं खुद अपनी खुशी की मैयत, तेरे चेहरे पे मगर गम नहीं देखा जाता। बेरुखी की ही तरफ अपना भी रुख मोड़ दिया, यानी लिख डाली सजा और कलम तोड़ दिया। बेरुखी की ही तरफ अपना रुख मोड़ दिया, यानी लिख डाली सजा और कलम तोड़ दिया। मुड़ के देखा ही नहीं गुजरे हुए कल को कभी,
हमने एक बार जिसे छोड़ दिया जी। बिल्कुल सही। और आजकल के लोग कर भी ऐसा ही रहे हैं, जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। आपकी तितली वाली नज्म जो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने पसंद की थी। सुनना चाहेंगे हम उसे आज यहाँ। मुझ पे गुजरी है क्या बताता हूँ, दास्तां दर्द की सुनाता हूँ। हर घड़ी खुश था शादमान था मैं, बात तब की है जब जवान था मैं। फूल मुझको जमाना कहता था, मैं खुशी के चमन में रहता था। जिंदगी में मेरी बहार आई, एक तितली चमन में यार आई। मेरे जब जब करीब आई वो, देखकर मुझको मुस्कुराई वो। मेरा दिल भी ये बेकरार हुआ, ऐसा लगता था मुझको प्यार हुआ। खामशी इंतहा को जा पहुंची, बात इजहार तक भी आ पहुंची। बात अक्सर वो दिल की कहती थी, फिर भी थोड़ी सी शर्म रहती थी। सिलसिला शर्म का भी टूटा फिर, इश्क ने खूब हमको लूटा फिर। सारी दुनिया से कट के रहते थे, दोनों अक्सर लिपट के रहते थे। खाई कसमें कभी न डरने की, साथ जीने की साथ मरने की। प्यार बनकर जुनून रहता था, जिंदगी में सुकून रहता था। मोड़ फिर राह में नया आया, बीच दोनों के तीसरा आया। जिसकी बातों में कमाल भी था, झूठ का जिसके पास जाल भी था। मेरे सीने पे गिर गई बिजली, उसकी बातों में आ गई तितली। अपनी मजबूरियां बताने लगी, मुझसे वो दूरियां बढ़ाने लगी। प्यार जो था बिखर गया शायद, उसका दिल मुझसे भर गया शायद। हर कमी मुझ में फिर नजर आई, बेवफाई पे वो उतर आई। जाने कब वो चमन से निकली थी, तीसरा था वहां न तितली थी। जाने कब वो चमन से निकली थी, तीसरा था वहां न तितली थी। गम हमेशा का दे गया कोई, मेरी तितली को ले गया कोई, मेरी तितली को ले गया कोई। अरे इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई और बहुत लोग ने इसे, मेरे को लगता है ये छू गई लोगों के दिल पे और बहुत शानदार थी, बहुत ही बढ़िया। और साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग आजकल के समय में, या हम बोले पहले भी, जो माँ बाप अपने बच्चों के नाम अपनी जायदाद जो है वो कर देते हैं, प्रॉपर्टी जो उनके नाम कर देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं 4 में से पढ़ता हूँ, आपकी बात का जवाब पूरा हो जाएगा जी। कि घर बार तुम्हारी ही रियासत है बुजुर्गों, राजा ही बने रहना भले राज ना करना। घर बार तुम्हारी ही रियासत है बुजुर्गों, राजा ही बने रहना भले राज ना करना। जीते जी नहीं बांटना सब माल तुम इनमें, खुद को कभी औलाद का मोहताज ना करना। बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब हमने सुनी भी और आपने शायरी के जरिए बहुत ही सुंदर तरीके से कह दी। और इसी के साथ शादियों में, जैसे हमने बात की शादियों की, दहेज की बात करी, शादियों में आजकल ना लिफाफे का चलन बहुत चल गया, बहुत ट्रेंडिंग हो गया है कि लिफाफे देना, कितना ज्यादा पैसा कोई देगा कोई नहीं देगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शगुन जो खास करके दिया जाता है। जिसको दौलत से नहीं तुमसे मोहब्बत हो फकत, अहमियत ऐसे किसी यार को दे देना तुम। जिसको दौलत से नहीं तुमसे मोहब्बत हो फकत, अहमियत ऐसे किसी यार को दे देना तुम। मेरी औलाद की शादी में दुआ ही दो बस, ये लिफाफे किसी बीमार को दे देना तुम। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि असल जिंदगी में लोग इस चीज को नहीं करना चाहिए कि ये अब आप देखिए, आप जरदार हैं, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैंने अपने बच्चों की शादी की, करोड़ों रुपया लगाया मैंने। आप लिफाफे ले लेके आए। मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं उसमें कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, सब तरह के लोग होते हैं, आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं। और वो बेचारों की ऐसा रस्म बना दी गई है कि वो शादी में आते हुए, अब गरीब आदमी बेचारा वो 1,000-500 रुपये डाल के लाता है वो। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम खाने का बिल ले रहे हैं इनसे। सही बात है भाई वो लिफाफे या तो आप वहाँ पहुँचाएं कि जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो लोग मुफलिस लोग हैं, जो बच्चियों की शादियों में खर्च नहीं कर सकते, ये लिफाफे वहाँ पहुँचाओ ना। गरीब बच्चियों की शादियों में दो, वहाँ पहुँचाओ। अब आप जरदारों की शादी में लिफाफे देते हैं, वो लेके ऐसे डाल देते हैं, उनको क्या अहमियत तुम्हारे 1,000-2,000 रुपये की। सही बात है। लिफाफे जहाँ पहुँचाने चाहिए वहाँ पहुँचाओ। फालतू की रस्में बना कर ये खराबी पैदा होती है और कुछ नहीं है इससे। और जैसे आपने बाप पे कविता कही, मोहब्बत पे कही, ब्रेकअप पे कही, बहुत सारे पे कही, अगर हम आपसे कहें कि माँ पर कोई एक शायरी कह दीजिए तो? बुरी लगती है दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बुरी लगती है दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बहन बीवी भतीजे भाई भाभी हो सभी, लेकिन नहीं हो घर के अंदर माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात। और एक 4 मिसरे और मैं माँ के हवाले से पढ़ता हूँ कि एक निवाला खा ले और मेरे बेटे, ये कहकर माथे पर बोसा करती है। एक निवाला खा ले और मेरे बेटे, ये कहकर माथे पर बोसा करती हैं। खाना तो देते हैं बीवी बच्चे भी, लेकिन माए प्यार परोसा करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही। और इसी के साथ जैसे अभी हमने बेटियों पर, बहनों पर बात करी, और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अभी के समय में जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेटियों पर, लोगों की बीवियों पर, बेटियों पर, बहनों पर गंदी नजर रखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं
आपकी बात का जवाब 2 शेरों में देता हूँ जी। ठीक है कि नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, ये उन लोगों के लिए मेरा ये 4 मिसरे हैं जो पराई बहन बेटियों पर गंदी और हवस भरी नजर रखते हैं। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। आपके दांत चाहूंगा इस शेर पे मैं। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती, जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और मैं चाहती हूँ कि ये लोग सिर्फ इसे शायरी ना समझे, इसका जो असली मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है, उसे समझे भी, क्योंकि हर किसी का मैसेज पहुंचाने का तरीका होता है। और जैसे आरिफ जी ने अपनी शायरी के थ्रू बोला, और इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, और मुझे लगता है लोगों को समझना चाहिए ये चीज को। सिर्फ सुन के इग्नोर कर देना या मतलब बोल देना हमें पता है, वो चीज काफी नहीं है। एक और मैंने शेर कहा था कि फुलझड़ी समझते हैं और बम समझते हैं। आज के हालात हैं, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये आप ये प्रैक्टिकली आप देख भी चुके होंगे, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कितने लोगों से आपका वास्ता पड़ता है हर दिन में। फुलझड़ी समझते हैं और बम समझते हैं, बोलते ज्यादा है और कम समझते हैं। फुलझड़ी समझते हैं और बम समझते हैं, बोलते ज्यादा है और कम समझते हैं। ऐ मेरे खुदा उनको खूब बेटियां देना, लड़कियों को जो लड़के आइटम समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होता भी है, कर्मा है, होगा भी है, ऐसा बिल्कुल होगा। और जैसे मैं और बात आपसे करूँ, जैसे मैंने आपकी बहुत सारी शायरियां सुनी भी हैं, रिश्तेदारों से आप बहुत खफा रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं कुछ रिश्तेदारों से जी। असल में मैं उन्हें बसाता यहाँ हूँ, वो बस जाते हैं यहाँ पे आगे जी। तो ये बड़ी मामले खराब है कुछ। तो मैं कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि तोड़कर रोज नए ढंग से जोड़ा मुझको, अपने मतलब के लिए खूब निचोड़ा मुझको। तोड़कर रोज नए ढंग से जोड़ा मुझको, अपने मतलब के लिए खूब निचोड़ा मुझको। मैं तो अपनों को कहीं छोड़ के जा पाया नहीं, और अपनों ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझको। मैं ये कुछ शेर आप तक पहुंचा दिया। आपने सवाल ऐसा किया कि मेरे दुख की हाथ रख दिया आपने। मिन्नत हुए शिकवा हुए फरियाद हुए हम, पर गम के शिकंजे से ना आजाद हुए हम। मिन्नत हुए शिकवा हुए फरियाद हुए हम, पर गम के शिकंजे से ना आजाद हुए हम। आबाद हुए हमको सताते हुए रिश्ते, रिश्तों को निभाते हुए बर्बाद हुए हम। और एक सुनिए कि दर्द के किस्से जो अखबार में छपने निकले। आपने रिश्तों की बात की, अपनों की बात की, तो मैं उसी हवाले से कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूँ। दर्द के किस्से जो अखबार में छपने निकले, मेरी आंखों से भी टूटे हुए सपने निकले। दर्द के किस्से जो अखबार में छपने निकले, मेरी आंखों से भी टूटे हुए सपने निकले। मैंने गैरों को सदा शक की नजर से देखा, और ताज्जुब है कि दुश्मन मेरे अपने निकले। पर्दा खुद अपने राज से खुद ही हटा दिया, क्यों जख्म बेदिलों को जिगर का दिखा दिया। पर्दा खुद अपने राज से खुद ही हटा दिया, क्यों जख्म बेदिलों को जिगर का दिखा दिया। गैरों ने मेरे गम की हिफाजत करी, मगर अपनों ने शहर भर में तमाशा बना दिया। किसी भी बात की पड़ती नहीं जरूरत तक, कभी कभी तो ये लहजे ही मार जाते हैं। किसी भी बात की पड़ती नहीं जरूरत तक, कभी कभी तो ये लहजे ही मार जाते हैं। हमारी जीत का डंका है सारी दुनिया में, ये और बात के अपनों से हार जाते हैं। देखिए, सारे दस्तूर मोहब्बत के निराले निकले, साफ सुथरे थे जो दिल के वही काले निकले। सारे दस्तूर मोहब्बत के निराले निकले, साफ सुथरे थे जो दिल के वही काले निकले। जितने लोगों के निशाने थे मेरे सीने पर, उनमें आधे तो मेरे चाहने वाले निकले। जैसे हमने बहुत सारी शायरियाँ सुनी, मैं आपकी शायरियाँ काफ़ी सुनती रहती हूँ। आपकी शायरी में एक तो दिल से कही हुई बात होती है, और सच होता है, जो दुनिया वाले जिनको कहते हैं ना सच कड़वा लगता है, तो वो वही चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है जिसको पता है कि मैं यहाँ गलत हूँ। तो इसी में मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप शायरी करते हैं, शायरी मतलब आपको पसंद है करना, और आप दिल से करते हैं, आपकी बातों में सच्चाई भी होती है, तो कभी आपको इस मामले में, इस जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा हो कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, कभी आपको ऐसा आना हो? मतलब कामयाबी को लेके या शायरी को लेके? शायरी को लेके, क्योंकि आपकी शायरी में वो बातें होती हैं जो लोग नॉर्मली नहीं बोल पाते। एक बात मैं आपसे ये बताता हूँ, शायरी अपने दिल की बात कहने का सबसे बढ़िया जरिया है, और उसमें बचाव भी है। मैं अगर कोई शेर कहूँगा और वो शेर समझो मैंने स्टेटस पे लगा दिया, ये मैंने शेर पढ़ लिया, मैंने आपके लिए शेर कहा, मेरे आपसे ताल्लुकात खराब हुए, मैंने शेर आपके लिए कहा, मगर उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें किसी तरह का आपका जिक्र नहीं है, उसमें मैंने शेर कहा, अपने दिल की बात शायरी में ढाल के मैंने कही। तो फिर आप
ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके पास कोई मौजूद नहीं ऑब्जेक्शन उठाने का। भाई ये तो शेर है, मैंने कहा है, मैं तो इनके लिए किसी के लिए कह सकता हूँ, आपके लिए थोड़ी नहीं। उसमें ये तो आपने सिचुएशन बना दी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ हो कि ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि अगर कोई बंदा नहीं उठा रहा कि हाँ क्या पता किसके लिए ये शेर हो, लेकिन ऐसा आपकी जिंदगी में, आप बहुत टाइम से शायरी करते हैं, बहुत फेमस हुए हैं लोग, आपकी शायरियां पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी हैं, कभी आपको वैसे कहीं से विरोध मिला हो? वैसा ऐसा है, मैं आपको शायद ये मालूम ना हो कि मैं इनकलाबी शेर भी बहुत पढ़ता हूँ। इनकलाबी शायरी बहुत है, आप यूट्यूब पे देखेंगे। उसमें क्या होता है, कुछ लोग जैसे गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो समझते हैं कि इसने हमारे धर्म को टारगेट बनाया है, कि शेर का है, जबकि आप वो शेर सुनेंगे उसमें किसी के धर्म को टारगेट नहीं किया, उन लोगों को टारगेट किया है जो हमें आपस में लड़वाने का काम करते हैं। तो विरोध वो लोग करते हैं जो शेर तक पहुंच नहीं पाते। भाई शायर का काम दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये आप जानती हैं अच्छी तरह। शायर कभी दिलों को तोड़ने का काम नहीं करेगा, शायर का काम है दिलों को जोड़ना। शायर तो खुद टूटा हुआ होता है बेचारा, वो किसी को तोड़ेगा। तो वो लोग जो सलाहियत कम है, इल्मी सलाहियत कम है उनके पास में, तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते और उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि यार इसने हमारे धर्म को टारगेट किया है उसने। जबकि शायरी किसके लिए? अभी वो कई शेर मेरे हैं, एक आध शेर मैं आपको बताता हूँ तो शायद उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई भी जैसे हालात होते हैं, अभी हिंदू मुस्लिम के मामले चलते हैं जी। मौत का खौफ है किसे आरिफ, जो मुकद्दर में है लिखा होगा। मौत का खौफ है किसे आरिफ, जो मुकद्दर में है लिखा होगा। जुल्म के आगे झुक नहीं सकते, जान जाएगी और क्या होगा। अब ये शेर क्या है? भाई कोई हिंदू तो मुसलमान पे जुल्म नहीं करता, ना कोई मुसलमान हिंदू पे जुल्म करता। ये कौन है? ये सियासी लोग हैं। जो क्या इनका कैसा मामला रहता है, कुछ दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, जैसे अपने दिहाड़ी मजदूर जो दिन दिहाड़ी के 500-1000 रुपये लेके मजदूरी करते हैं, ये ऐसी 2 कौड़ी के लोगों को हायर करते हैं और सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं जहर घुलने के लिए। जी सर, मैं साथ में आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी शायरी की। आखिर में मैं आपसे कहूंगी कि दहेज के हवाले में आप एक शायरी और हमें सुना दीजिए जाते जाते। देखिए, दहेज का मामला ऐसा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि 2-2 कौड़ी के लोग जिनकी हैसियत स्कूटर में पेट्रोल डलवाने की नहीं है, वो बेटी वाले से लाखों रुपए की फरमाइश करते हुए नजर आते हैं, लाखों के सामान की। उन्हें कार भी चाहिए, 4 पहिए। सही बात। तब मजबूर होकर शेर कहने पड़ते हैं। तो मैंने एक शेर कहा था, 4 मिसरे हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि होशियारी के लिए दुनिया अनाड़ी चाहिए, रेत के जर्रों को कदमों में पहाड़ी चाहिए। होशियारी के लिए दुनिया अनाड़ी चाहिए, रेत के जर्रों को कदमों में पहाड़ी चाहिए। फूलने फलने लगा इतना जहेजी कारोबार, जो दिहाड़ी वाले हैं उनको भी गाड़ी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं चाहूंगी कि जो सर ने शायरियां कही हैं उन्हें सिर्फ सुन के नजरअंदाज ना किया जाए, उन्हें समझा भी जाए और उसका असली मतलब क्या है वो भी मतलब समझा जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये शायरी वाला माहौल जो था, हमने पॉडकास्ट में बैठे थे लेकिन ये शायरी वाला माहौल हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये एपिसोड जो है अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी शायरी आपको पसंद आई हो तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।